हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशंस इन बूलियन अलजेब्रा। किसी भी कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग बूलियन अलजेब्रा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि बूलियन जो अलजेब्रा है या जो बूलियन इंटरप्रिटेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशंस का, वो दावा क्या करता है और वो कहना क्या चाहता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछली क्लासेस में हमने कहा था कि एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है, ठीक है। और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का मतलब क्या है कि जब हम कोई बात करते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट में जितने टर्म्स होते हैं उन्हीं टर्म्स को मिला करके एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बनता है। जैसे अगर मैं कहूँ एक प्रपोजिशन में कि सम एस आर पी, तो इस प्रपोजिशन में हमारा यूनिवर्स कितनी चीज़ों का है? सिर्फ दो चीज़ों का, एक एस क्लास और एक पी क्लास। दो चीज़ों को मिला करके मेरा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बन रहा है। अगर यही मैं कहूँ सम एस आर पी, सम और सम पीज आर एस, ठीक है, ऐसे कर दूँ तो अगेन यहाँ पे दो ही टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है, पी और एस। भले इनकी जगह चेंज है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह, पर पूरा डिस्कोर्स का जो यूनिवर्स है वो एस और पी इन्हीं दोनों को लेकर के बन रहा है। अगर ये दोनों एक ही आर्गुमेंट के पार्ट हों तो यहाँ पे पी और एस दोनों क्लासेस जो हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान पे बदल बदल के आ तो रही हैं, लेकिन ये क्लासेस एक ही क्लास को डिनोट करेंगी। मतलब यहाँ का ये जो पी क्लास है वो इसी के बराबर है और यहाँ का एस जो है वो इसी के बराबर है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जैसे ही इसको हम लोग कैटेगरिकल सिलोजिज्म बना देते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता है और यहाँ पे जो भी प्रपोजिशन होता है ये एस और पी केवल यहाँ पर ही आ सकते हैं। बाकी इनमें से किसी एक न एक जगह पर आपको मिडिल टर्म को लाना पड़ेगा। तो आपके यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में तीन टर्म्स हो जाएंगे। कौन कौन से? एक एस हो जाएगा, एक पी हो जाएगा और एक एम हो जाएगा। तो इन्हीं तीन को लेके कैटेगरिकल सिलोजिज्म में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन जब हम आर्ग्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर को अगर प्रपोजिशनल फॉर्मेट में देखने की कोशिश करें तो हम यही तो कहेंगे कि तीन प्रपोजिशंस हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा था। तो तीन प्रपोजिशंस अगर हैं और तीन ये टर्म्स हैं, तो जब हम प्रपोजिशंस की बात करते हैं तो सिर्फ एक बार में दो ही क्लासेस के रिलेशनशिप को लेकर के चलते हैं। हम एक साथ तीनों रिलेशनशिप को नहीं लेके चलते हैं। ऑल्दो हम जब शेयर्ड वे में देखते हैं या कंप्लीट यूनिवर्स की बात करते हैं तो उन तीनों को ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब इंटरप्रेट करेंगे हम लोग बूलियन अलजेब्रा में या बूलियन इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाता है, तब एक बार में दो ही क्लासेस के बारे में बात किया जाएगा। तो आइए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस और पी ये जो दो ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं वो एस क्लास के मेंबर्स और पी क्लास के मेंबर्स के लिए हैं। तो यहाँ पर एस क्लास के मेंबर्स हैं और यहाँ पर पी क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये दो स्थितियाँ हैं। अब क्या है कि यहाँ पे एक साझा जो ये स्पेस बन रहा है वो एस और पी का है, जैसा कि आपने पिछले भी क्लास में देखा। तो हर एक यूनिवर्सल या पर्टिकुलर जो भी जिस काइंड का प्रपोजिशन हो, वो प्रपोजिशन क्या कहना चाहता है और अपने बारे में क्या वैल्यू बता रहा है। इसके लिए बूलियन अलजेब्रा में कहा गया कि जब हम एक टाइप के प्रपोजिशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं एस पी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एस का वो हिस्सा जो पी के बिना हो। तो एस का कितना हिस्सा पी के बिना है? आप देखिए, ये हिस्सा, इतना हिस्सा एस का किसके बिना है? पी के बिना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये ज़ीरो है। और ज़ीरो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शेड कर देते हैं। शेड करने का मतलब इसको हमने खाली कर दिया, एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पे कोई मेंबर नहीं आ सकता। तो एस विदाउट पी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया ए का बूलियन इंटरप्रिटेशन, या इसी को आप कह सकते हैं बूलियन अलजेब्रा में कैटेगरिकल प्रपोजिशंस को दिखाने का तरीका। तो ये तो हो गया आपका ए के बारे में। अब आइए ई के बारे में बात करते हैं। ई कह रहा है कि एस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एस और पी के बीच में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो ये एस पी का जो हिस्सा है वो ज़ीरो है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ई जैसे ही आप कहते हैं नो एस आर पी, तो आप कंप्लीट क्लास एक्सक्लूजन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एस क्लास का कोई भी मेंबर पी क्लास में नहीं है। ए में आप कहते हैं कि एस क्लास के
सभी मेंबर्स पी क्लास में हैं, मतलब एस क्लास में ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो पी का मेंबर ना हो, तो इसलिए आपने कहा कि एस विदाउट पी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एस का कोई भी मेंबर पी का मेंबर नहीं है, तो नो एस इज पी। तो कंप्लीट एक्सक्लूजन होने के कारण एस पी के साझा स्पेस में या शेयर्ड स्पेस में कोई भी मेंबर नहीं है, और इसीलिए एस पी का हिस्सा 0 है, और 0 करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया, यानी कि एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब आई की बात अगर करें तो ए देखा आपने, ई देखा, अब आई को देखते हैं। आई कह रहा है कि एस पी इज़ नॉट इक्वल टू 0। एस पी इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि एस और पी के स्पेस में यानी इस डोमेन में कोई तो है। इसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे यहाँ पे एक एस लिख देते हैं। ठीक है, इस एस का मतलब क्या, एक्स का मतलब क्या है, एक्स हियर मीन्स कि एटलीस्ट वन मेंबर, एटलीस्ट एक मेंबर तो यहाँ पर है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन मेंबर को दिखाने के लिए यहाँ पे एक्स लिख दिया गया है, और इसी को आई कहते हैं कि एस पी इज़ नॉट इक्वल टू 0। एस पी के शेयर्ड स्पेस में ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, एटलीस्ट एक मेंबर तो है ही। ठीक है, तो एटलीस्ट वन मेंबर इज़ देयर। ये हो गया आपका आई। अब ओ के बारे में बात करें तो ओ क्या कह रहा है कि एस पी डैश इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब आप कहते हैं कि सम एस आर नॉट पी, तो इसका मतलब है कि सम एस, कुछ तो ऐसे एस हैं जो पी नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एस हैं जो पी नहीं है। सम एस आर नॉट पी मतलब एस का जो हिस्सा पी के बाहर है वो नलीफाई नहीं है, वो ज़ीरो नहीं है। क्यों ज़ीरो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एस हैं जो पी के बाहर हैं, कुछ ऐसे एस हैं जो पी के अंदर भी हो सकते हैं। तो इसको इंटरप्रेट किया बूल ने कि एस पी के बिना 0 है। ठीक है, सॉरी 0 नहीं है, तो एस विदाउट पी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एस के स्पेस में पी के बाहर जो स्पेस है वहाँ पे कोई आएगा, तो यहाँ पर एक मेंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया है इन सब का। अब इनको अगर बारी बारी से आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एस है, ये पी है, तो ये बन गया आपका ए। ठीक है, ये खाली करने के लिए आपने इसको शेड कर दिया है। ठीक है, फिर ये आपका बन जाएगा एस और पी, और ये ई है, तो ये बन जाएगा आपका ई, क्योंकि एस पी इज इक्वल टू 0। आई के लिए आप करेंगे अगेन, ये आपने आई का किया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, और यहाँ पे एक्स रख दिया क्योंकि ये 0 नहीं है। और फिर ओ के लिए आप क्या करेंगे, आपने ये एस किया, ये पी किया, अगर ये ओ है तो एस पी के बाहर जो है वहाँ पे एक मेंबर है। तो ये 4 प्रकार, ये वैसे तो जॉन वेन ने जब वेन डायग्राम बनाया था तो वेन डायग्राम के हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो ये इंटरप्रिटेशन आपका वेन का इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, वेन डायग्राम में आप ऐसे दिखाते हो चारों कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस को। और बूलियन इंटरप्रिटेशन में आप कैसे दिखाते हो, बूलियन अलजेब्रा में या बूलियन इंटरप्रिटेशन में आप बोलते हो कि ए इज इक्वल टू एस पी डैश इज इक्वल टू 0, ई का मतलब एस पी इज इक्वल टू 0, आई का मतलब एस पी इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ओ का मतलब एस पी डैश इज नॉट इक्वल टू 0। ये 4 प्रकार के प्रपोजिशंस हैं, आपके कैटेगरिकल प्रपोजिशंस हैं, जो कि एरिस्टोटेलियन लॉजिक या क्लासिकल या टर्म लॉजिक में यूज़ होते हैं। और इनके इंटरप्रिटेशन को जॉर्ज बूल ने अलजेब्रा के फॉर्म में 0 के टर्म में दिखाया है। और 0 का मतलब यहाँ पे होता है नल क्लास, यानी कि एम्प्टी। तो एम्प्टी को दिखाने के लिए वो 0 का प्रयोग करते हैं, और जो एम्प्टी नहीं है वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 या इज़ नॉट इक्वल टू 0 का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वहाँ पे मेंबर्स हैं, कितने हैं एग्जैक्टली ये बात तो नहीं हो सकती, या इसके बारे में आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, पर हाँ इतना ज़रूर बता सकते हैं कि एटलीस्ट वन मेंबर तो वहाँ पर है ही। तो ये है हमारा कैटेगरिकल प्रपोजिशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म बूलियन अलजेब्रा में। आई होप कि आप अब जॉन वेन और जॉर्ज बूल इन दोनों के हिसाब से कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। जॉन वेन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, और बूल के इंटरप्रिटेशन के लिए आपको ये अलजेब्रा के फॉर्मेट में चीज़ों को रखना पड़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।